आज हमारे साथ बातचीत में राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम। दिल्ली सरकार में पहले मंत्री थे, अभी कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। समता सैनिक दल से जुड़े हुए थे आप जी। बसपा के कहीं मेंबर नहीं रहे, लेकिन काम किया चुनाव में। एक कार्यकर्ता की तरह, एक समर्थक की तरह। इसके बाद आप आम आदमी पार्टी में आए, पॉलिटिकल पार्टी। पहला जो इन्होंने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है एमएलए? नहीं, दूसरा। और उसके बाद रिजाइन करके एक कंट्रोवर्सी हुई थी 22 प्रतिज्ञा को लेकर, ये भी आपको पता होगा। उस समय मिनिस्टर थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया और अब आम आदमी पार्टी विधायकी से भी रिजाइन करके कांग्रेस में। राजेंद्र पाल गौतम साहब को आजकल खूब गालियां पड़ रही हैं, चमचा हो गए हैं, गांधी के हरिजन, दरिजन, ये सब विशेषण आपको दिया जा रहा है। तो क्या अंबेडकरवादी समझ किसी खास पार्टी का कॉपीराइट है? आपने ये तो पढ़ा ही होगा। हाँ, मैंने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा। ये किताब चर्चा का विषय है। और पढ़ने के बाद ये पाया कि मानवर कांसीराम साहब के जीवन काल के अंतिम वर्षों में जिस व्यवस्था के खिलाफ ये किताब लिखी, वो व्यवस्था वहाँ चल रही थी। अच्छा, जो लिखे वही वहाँ चल रही, वही वहाँ चल रही थी। क्या, जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आप ये समझिए कि वहाँ पे सोनेलाल पटेल भी वहीं थे, वो अलग हुए, अपना दल बना। और वहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। मध्य प्रदेश। वहीं से राजभर जी थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वहीं पे फूल सिंह बरैया थे और एक समय लग रहा था कि मध्य प्रदेश में अब बीएसपी की सरकार बनेगी। और उसी बड़े मंच से जहाँ से बीएसपी की सरकार बनने का सपना साकार होता दिख रहा था, उसके तुरंत बाद उनको हटाया गया। और अनेकों ऐसे कितने बड़े बड़े नाम हैं जो मैं गिना सकता हूँ, जो एक समय कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज बनाने की जो संरचना की और जो सपना देखा और बनाया, और काफ़ी हद तक उसे सफलता तक पहुँचाया। और क्यों सब नुकसान होता है उसके ऊपर जो ये किताब लिखी, चमचा युग। लेकिन उन्हीं के जीवन काल के जो लास्ट के वर्षों को अगर आप देखेंगे तो अंदर ही इतना चमचा युग पनप गया कि धीरे धीरे वहाँ से बड़े बड़े नेता अलग अलग जातियों के, ओबीसी के, एससी के, धीरे धीरे जो किनारे हुए। और बहुत सारे ने तो अपनी, यहाँ तक कि निषाद पार्टी जो बनी वो भी बीएसपी में, तो सब इतनी सारी पार्टी बन गई वहीं से निकल के। तो मुझे लगता है कि हमें बारीकी से इस किताब का भी अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक्चुअल मिशन मूवमेंट क्या है, क्योंकि कांसीराम साहब मिशन मूवमेंट की बात बहुत किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनको फॉलो करने वाले लोगों ने मिशन मूवमेंट को ढंग से पढ़ा और समझा ही नहीं है। वो सवाल केवल एक पार्टी का तो है नहीं, सवाल तो विचारधारा का है। विचारधारा से अगर पार्टियां हट जाएं, उस पार्टी का क्या मूल। जैसे मैं एक एग्जांपल देके कहूँगा, आपको याद होगा कि 2011 के आसपास दिल्ली के अंदर एक आंदोलन चला, जिसमें अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कहूँगा उसको, उन सब लोगों ने किस मुद्दे पे आंदोलन किया था? भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लोकपाल बिल लाकर लोकपाल लागू करेंगे और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे। लेकिन उसके बाद वो लोग सत्ता में भी आए, पर लोकपाल पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। ब्लैक मनी वापस लाने की बात हुई, लेकिन ब्लैक मनी के बारे में बोलना भी बंद कर दिया। स्वराज की बात करते थे, मोहल्ला सभा करेंगे और मोहल्ला सभा में जनता फैसले लेगी। लेकिन यहाँ तो उनके खुद के नेता भी उनसे नहीं मिल सकते, एमएलए नहीं मिल सकते आसानी से। और सुबह रोज जनता संवाद की बात थी, जनता संवाद हुए 5 साल हो गए। तो एक तरीके से मैं ये देख पा रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ बनाते वक्त जिस तरह का सपना दिखाया जाता है, और जो सपना बसपा में भी लोगों को दिखाया गया, बाद में जो कांसीराम साहब के सक्सेसर ने उसी सपनों के विरुद्ध जाके उसी पूरी आइडियोलॉजी जो जिस विचारधारा के खिलाफ थी, उसी पूरी आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ समझौते हुए। और आज कहाँ बाबा साहब ने जब अनुसूचित जाति का घोषणा पत्र जारी किया था 1951 में, पहले लोकसभा चुनाव के समय, उसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा समझौता नहीं होगा। लेकिन यहाँ समझौता हुआ, 3 बार जो है सीएम बना गया। तो क्या बाबा साहब जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कहते हैं, क्या अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करने वाले अम्बेडकर को पढ़ते हैं? जितना मैंने अध्ययन किया है, मुझे लगता है कि बाबा साहब को ढंग से लोगों ने समझा ही नहीं है। अगर जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कई बार अपने भाषणों में बहुत सारे नेता बोलते हैं
एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। तो एजुकेट का मतलब लोग अपने भाषण में कहते हैं कि उसका मतलब पढ़ के नौकरी पा लेना नहीं है, बल्कि प्रज्ञा पर आधारित एक ज्ञान हो, आप सही गलत का फैसला कर पाएँ, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं आप, अंधविश्वास पाखंडवाद पे या किसी ने कुछ कह दिया ऐसे ही अंधे होकर चल रहे हैं। तो उसकी तो एक तरह से जो एजुकेशन का मतलब बताया हमने, उसको हमारे लोगों ने उल्टा पढ़ा। उसी तरह यहाँ भी हुआ है। जब गरीब मुल्क जो सब फ्री में पढ़ाई हुई, जब गरीब मुल्क था फ्री में पढ़ाई हुई और स्कॉलरशिप इतना मिलता था, लोग पूरे साल का खर्चा अपनी पढ़ाई का, अपने यहाँ तक कि 2 जोड़ी कपड़े, किताबें, वो खर्चा तक स्कॉलरशिप से निकल जाया करता था पूरी फीस देने के बाद। और आज सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर, लॉ कॉलेज के अंदर 15 से 20 लाख रुपया खर्च होता है। नहीं है लोगों के पास पैसा, पढ़ाई छूट रही है। कहाँ है हमारी वो राजनीतिक पार्टियाँ? क्या बाबा साहब देकर गए, क्या छिन गया, क्या इसको कभी समझेंगे नहीं? एक लाइन बड़ा दलित लोग यूज करता है जी, कि देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, दलित की बेटी सीएम पीएम, ये सब चलता है। और एक बाबा साहब के एक भाषण को कोट कहीं से किया जाता है, वो भाषण है मद्रास का 1944 का सितंबर, और आखिरी पैराग्राफ में बाबा साहब लिखते हैं कि हमें गवर्निंग क्लास बनाना है, शासक समुदाय, इंडिविजुअल नहीं। और उसका सूत्र भी वो दे रहे हैं, हायर एजुकेशन। तो ये पूरा दर्शन, दलित अपने बल पे नहीं बन सकता है जब तक कि आप सोशल कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। क्या विजुलाइज कर रहे हैं कि अपने दम पे दलित जनाधार वाली पार्टी, अब तो बहुजन भी नहीं रहे, बहुजन तो मिथ है एक तरह से, बहुजन जन कुछ नहीं है, वो सर्वजन हो गया, आप सब चलिए। क्या बन सकता है? क्या बाबा साहब को उल्टा पढ़ा दलित लोगों ने? शासक समुदाय का मतलब है इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, वकील, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, इंटेलिजेंसिया, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये होता है ना पूरा। जैसे अभी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आइडियोलॉजी चल रहा है पूरा ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। यस, बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, आप इसको ये समझिए कि बाबा साहेब के विचार को आपने पूरी तरह मिसकोट किया है। नाम बाबा साहब का ले रहे हैं और काम उसके बिल्कुल विचारधारा को उलट कर रहे हैं। यही सब जगह हुआ, बाबा साहब को ठीक से पढ़ाई नहीं। जितनी ये बहुजन अपने आप को पार्टियां बोल रही हैं, आप देखिए वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं क्या हो रहा है। पहले पार्टी को चंदा मिलता था 10-10, 20-20 रुपये, हमने भी पर्चियाँ कटवा के जमा की हैं, उससे पार्टियाँ चला करती थी, तो अपने विचार पे अड़ भी जाते थे। लेकिन आज अगर आप हेलीकॉप्टर में जाके प्रचार कर रहे हैं, गाड़ियों का काफिला चल रहा है, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो पहले तो लोगों को समझना चाहिए कि इतना खर्चा जब जनता नहीं दे रही तो आ कहाँ से रहा है। और अगर जिसके पैसे से हम पार्टी चलाएंगे, फिर उसके सामने क्या हम अपने विचार को आगे बढ़ा पाएंगे? तो ये बहुत सारा मिथ है, बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, जो लोगों को दिख नहीं रही हैं। क्योंकि हमारा भोला समाज है, भावुक समाज है, उसे भोला भावुक को इतना भावुक है, इतना भोला है, उसे सपना दिखा दिया हुक्मरान बनने का। जैसा आपने कहा कि जो इलीट क्लास, जो हमें जो एजुकेशन का जोन सा रास्ता बनना था, यानी पॉलिटिकल एक जो क्लास बनना था, उस पॉलिटिकल क्लास का मतलब ये नहीं था केवल हम एमपी एमएलए बन जाएं, क्योंकि सत्ता में ताकत जो है वो केवल एमपी एमएलए के पास नहीं है। करेंगे क्या? वो तो केवल लेजिस्लेटर है, वो तो सरकार के 4 महत्वपूर्ण अंग में से एक ही हुआ। लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव भी चाहिए। एग्जीक्यूटिव में सीनियर लेवल पे हमारे लोग है ही नहीं, क्योंकि उसका ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन ही जाके दूसरी तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा होता है। तो जो जब सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज बनने का टाइम आता है, वहाँ तो 81 में कोई 1-2 मुश्किल से बन पाता है। इसी तरह स्टेट्स के अंदर भी उसी तरह का होता है, चीफ सेक्रेटरी और बाकी सेक्रेटरीज होते हैं, तो उसमें बनेगा वो जो सीनियर लेवल पे है। तो आपका जब आप सिलेक्शन ही आपका 28-29 साल की उम्र में आके हो रहा है, और जिसका 22 साल की उम्र में सिलेक्शन हो रहा है, IAS बन रहा है, तो फिर ऊपर तो बॉस वो बनेगा। और एक मिनट मैं बात आपकी पूरी कर दूं, जहाँ जो आप कहना चाह रहे थे, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर आपके जजेज नहीं है। और चौथा बड़ा मजबूत स्तंभ जो आजकल मीडिया ट्रायल चल रहा है, जिससे कोर्ट तक भी प्रभावित हो रही है, तो मीडिया में आपका कुछ भी नहीं है। आपकी बात, यानी मीडिया लोगों के दिमाग को प्रभावित कर रहा है, मीडिया से न्यायालयों के जजमेंट बन रहे हैं, चुनाव प्रभावित हो रहे हैं मीडिया से, और मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। तो फिर आपने कौन सा वो हुक्मरान क्लास बनाओगे जब मीडिया आपके पास नहीं है, जुडिशरी में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना मीडिया में ना जुडिशरी में, और ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे नहीं है, और आप फिर इंडस्ट्री में आप कहीं नहीं है, ट्रेड में आप कहीं नहीं है।
नेचुरल सीधे रिसोर्सेज PM आपके बन पास जाएंगे, नहीं तब करेंगे है, और तो आप अगर MP MLA बन भी गए तो आपका तो पॉलिसी बनाने वाला तो वही है जो आपकी विचारधारा के खिलाफ काम कर रहा है। फ्रीशिप खत्म, फेलोशिप खत्म। अरे आप कर भी लोगे, मान लो आप बन गए मुख्यमंत्री, आपने कोई पॉलिसी बना के किसी तरीके से ज़बरदस्ती लगा के धमका सुटका के पास करवा भी दी, वो एक छोटी सी PIL लगवाएंगे और कोर्ट से स्टे होगा, आपकी 5 साल की सरकार कब में चलेगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन PIL डिसाइड नहीं होगी। तो पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सत्ता के ताकत के जो केंद्र वो कहाँ कहाँ हैं और उन केंद्रों को कैसे आप उसमें हिस्सेदारी अपनी बना सकते हैं। उसमें जो इंटेलेक्ट चाहिए, जो प्रोफेशनल्स चाहिए, आपने अपने बच्चों को आप BA MA करा रहे हो, उससे बन के क्या कर लेगा कोई, और लॉ कर रहा है तो मतलब आप जब जो हमारा बेस्ट ब्रेन है, आप तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, बेस्ट जो ब्रेन है हमारा, बेस्ट ब्रेन लॉ नहीं कर रहा है, बेस्ट ब्रेन हमारा जो वो पत्रकारिता में नहीं है, वो बिजनेस में नहीं है, वो थॉट प्रोसेस में नहीं है। बेस्ट ब्रेन क्या कर रहा है, वो ब्यूरोक्रेसी में, इंजीनियरिंग मेडिकल। अरे क्या कर लोगे इंजीनियरिंग मेडिकल में। बाबा साहब की एक मोडस ऑपरेंडी थी कि रूलिंग एलीट से डायलॉग करते थे जी, है ना, मेमोरेंडम देते थे, अपने डिमांड्स रखते थे कि हमारे अस्पृश्य वर्ग के लिए आप ये काम कीजिए, ठीक है। और फ्रीशिप और ये सब तमाम उसी समय आया, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में स्कॉलरशिप। क्या दलित पॉलिटिकल विमर्श में कहीं ये कोई डायलॉग करना है, कम्युनिकेशन करना है, मिलना है, दलित एजेंडा को पुश करना है, कहीं कुछ है? नहीं है, सही सच कहूँ तो अभी नहीं है। आज मैंने बजट का निकाला कि बजट जो है 48 लाख 20,512 करोड़ रुपए का है। 15% इसमें से शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के खाते में आया है 1,65,493 करोड़, 3.43%। और जनजाति के लिए 1,32,214 करोड़ रुपये, 2.74% होना चाहिए था। SC के लिए 7,95,384 करोड़ और ट्राइब के लिए 3,95,281 करोड़। लेकिन मिला कितना? वो भी उल्टा पुल्टा काम में खर्चा हो रहा है। वो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के भलाई तो डाइवर्ट हो रहा है ना, डाइवर्ट हो रहा है। क्या ये जो दलित लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं और जिनको CM PM बनना है, जो पार्टी है बहुत सारी, उनके जहन में ये है कि इसके लिए हमको लड़ना है? इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो लोग हमारे राजनीति में, उन्हें यही नहीं पता है कि ट्राइबल सब प्लान 1975 में इंदिरा जी लेके आई, उसके बाद 1979 में शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट प्लान फंड आया और उसमें प्रोविज़न था कि प्लान फंड हेड का उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो पैसा है वो उनके विकास पे खर्च होगा। लेकिन सरकारें, पहले जो सरकारें अफर्मेटिव एक्शन पे काम करती थी, इतना बड़ा स्कॉलरशिप मिलता था, लोगों की पढ़ाई हो जाती थी, सारा खर्चे हो जाते थे। लेकिन आज जो वो पूरी तरीके से एकदम डाइवर्ट हो गया। पहली बात तो फंड ही इतना कट कर दिया। हम कह रहे दलित समाज में और दलित हमारे नेताओं में इसकी समझ नहीं है और ना समाज में कहीं चर्चा है। हमारा जो अपने आप को समझता है कि हम इलीट क्लास हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही नहीं स्पेशल कंपोनेंट प्लान क्या है। तो PM बनेंगे, अध्ययन करते ही नहीं है उस पर वो, चूँकि उनकी पढ़ाई सारी नौकरी पाने तक सीमित रही है। इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, IAS बन जाओ, बस बात खत्म हो गई। मतलब वो नौकरी सीकर हैं, जॉब सीकर हैं, पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट नहीं है। प्लस वो सारा जो थॉट है जिसको स्टडी करना है, हमारे महापुरुषों ने कितना त्याग किया, कितनी मेहनत की, क्यों की, वो क्या चाहते थे, पे बैक टू सोसाइटी का मतलब क्या है, हमारा एक व्यक्तिगत परिवार तरक्की कर भी जाए तो क्या समाज तरक्की करेगा, उस दिशा में सोचते ही नहीं है। चलिए एक आध दो सवाल और लेता हूँ कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में उत्तराधिकार का प्रोविजन है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चलिए बताइए, आपको तो गांधी के अर्जन दर्जन सब कह रहा है। देखिए वो एक पॉलिटिक्स में 1% लोग भी मुश्किल से होंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में गालीबाजों की फौज कैसे आ गई, कहाँ से आया, कौन है स्कूल इसका, कौन है स्कूल? वही है जहाँ से चमचाई को पढ़ाना शुरू किया। सारे तो चमचे ही थे। 82 तो जितना चमचों के से पैसा लिया गया। फिर इसमें तो बताए गए कई तरह के चमचे होते हैं, चमचों के चमचे भी होते हैं। लेकिन अब तो सब जगह चमचागिरी ही बढ़ाई जा रही है, चमचा युग को और मजबूत किया जा रहा है और दूसरों के पैसे से राजनीति चल रही है। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि गालीबाजों की फौज जो आई है, जो कोई विमर्श नहीं है, डायलॉग नहीं है, सेमिनार नहीं है, कॉन्फ्रेंसेस नहीं है, तो ये क्या दलित ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में ये पॉसिबल है?
नहीं गांधी अम्बेडकर मिलते थे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या गांधी कभी गाली नहीं देते थे। उनका जो लड़ाई थी भी तो वो विचारधारा को लेके थी। बाबा साहेब अगर गांधी जी को मिस्टर गांधी कह के अगर उनसे बात करते थे, तर्क वितर्क करते थे, तो वो इस बात को लेके करते थे कि भाई मेरे समाज के हिस्से में क्या आया, उनकी गुलामी को दूर करने के लिए आप लोग क्या योजना बना रहे हैं, देश के विकास में उनको हिस्सा क्या मिलेगा, उनको एजुकेशन में और नौकरी में, दूसरे क्षेत्रों में, राजनीति में आप हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो। उनकी लड़ाई तो रिप्रेजेंटेशन की थी बेसिकली, लेकिन आज लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की नहीं, आज तो किसी तरह सत्ता में आप जाके और उसमें मलाई में हिस्सा मिल जाए, आज तो वहाँ तक सीमित रह गई है। और दूसरी बात, एक सवाल करके आप, और मैं ज़रूर आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ तमाम अपने बहुजन समाज के दर्शकों को भी और बाकी समाज के लोगों को भी, मिशन मूवमेंट के लोगों को भी, कि विचारधारा, मेरे नज़रिए से विचारधारा बड़ी है। पार्टी का नेता कौन है और पार्टी किसकी, इससे ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो पार्टी विचारधारा पे कौन चलने की बात कर रही है और कौन विचारधारा को ठीक से लागू करने की बात कर रही है, मैं केवल उस पर नज़र रखता हूँ। आज अगर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो इसलिए की कि आज राहुल गांधी वो विचार जो हमारे महापुरुषों का विचार था, बाबा साहेब का विचार था, कांसीराम साहब का विचार था कि भाई जाति की गणना हो। आपको तो याद होगा, आप तो यहाँ प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में, मैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, मैं लॉ फैकल्टी में पढ़ता था तब। दिल्ली की पूरी दीवारें नीली कर दी थी कांसीराम साहब ने, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उसके बाद 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों की लागू होने की घोषणा हुई। लेकिन आज क्या है, आज हम कहाँ खड़े हैं? आज वो जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? आज जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक, ये बात कौन कर रहा है? एजुकेशन महंगी हो रही है, शिक्षा छिन रही है, उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात कौन कर रहा है? तो जो हमारे विचार पे बात कर रहा है, हम उसके साथ जुड़ के उस अपने विचार को आगे बढ़ाएंगे। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे समाज का हक नहीं मिलता है तो हम लड़ेंगे, सीधी बात। एक आखिरी सवाल, इंडियन रिपब्लिक से दलितों को मिला, मैं दलित ही कह रहा हूँ, बहुजन पे नहीं जा रहा हूँ, SC/ST को फोकस कर देता हूँ। जब इंडियन रिपब्लिक बना तब दलितों को राइट्स मिले, सिटीजन का राइट्स मिले। अब हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, तो इंडियन रिपब्लिक का जो आइडिया है उस पर हिंदू राष्ट्र का अटैक है। हिंदू राष्ट्र का मतलब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अधिकार का धीरे धीरे समाप्ति। ऐसे स्थिति में दलित समाज को क्या करना चाहिए, किस खेमे में रहना चाहिए? वो इंडियन रिपब्लिक के साथ है या हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने वाला है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, अभी तक तो ये देखने हमारा कि वो उस पालकी को ढो रहा है जो मनुस्मृति को लागू करने की बात कर रही है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है बाबा साहेब के संविधान के विरुद्ध जाके वापस मनुस्मृति वाला शासन लाना, जिसमें हमारे हाथ से शिक्षा पूरी तरह छिन जाए, जिसको वो लागू कर भी चुके हैं। अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं, उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अपना आप ही छिन जाए। और साथ में हमारा रिजर्वेशन खत्म हो चुकी, उन्होंने सारी नौकरियां लगभग प्राइवेटाइज कर दी हैं, सारे संस्थान बेच दिए हैं। वो तो करेगा, दलित समाज को क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हम अपने मुद्दे पर रीजनल पार्टीज़ की बजाय राष्ट्रीय पार्टीज़ को इस बात के लिए कंपेल करें, क्योंकि राष्ट्र की नीति तो राष्ट्रीय पार्टी बनाएगी, रीजनल पार्टी नहीं बनाएगी। तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ किसी के साथ जुड़ के उस पर इतना दबाव डालें, उस पार्टी पे, राष्ट्रीय पार्टी पे एजेंडा सेट करें, ताकि हमारा एजेंडा, हमारे महापुरुषों का एजेंडा, वो हम वहाँ से लागू करवा पाएँ, उनसे सेट करवाएं और उसको लागू करवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबेडकर का पूरा सेंट्रल आइडिया जो है वो है एजुकेशन, और एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन। संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, संविधान के प्रावधान को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, आप ऑटोमेटिकली खेत की ओर चले जाएंगे, नेचर के पास चले जाएंगे। एजुकेशन खत्म मतलब सब खत्म हो गया, वहीं से पूरे रास्ते निकलते हैं। तो क्या करना है, आप बेहतर हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय।